सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, यूनिट सेकंड, टॉपिक पैरामीशियम रिप्रोडक्शन। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो छात्रों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में बाइनरी फिशन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिसे द्विखंडन कहते हैं। इसके अलावा इसमें अनेक प्रकार से केंद्र की पुनर्गठन, जैसे कंजुगेशन, इंडोमिक्सिस, ऑटोगेमी इत्यादि से भी होता है। भोजन और तापमान की कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत इसमें जब प्रतिकूल अवस्था आती है तो उस समय यह पुटी-बॉर्न इंसेस्टेशन में भी करता है, जिससे ये अनुकूल अवस्था आने पर नए जीव को निर्माण करता है। तो आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अनुप्रस्थ द्विखंडन का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, जब पैरामीशियम में अनुकूल अवस्था होती है, इसको अच्छी तरह से भोजन पानी सभी अनुकूल अवस्था में होती है, तो उस कंडीशन में पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन द्वारा जनन करता है, अनुप्रस्थ बाइनरी फिशन द्वारा जनन करता है, जो इसके शरीर की अनुलंब अक्ष के साथ समकोण बनाता हुआ होता है। इस कंडीशन में पैरामीशियम भोजन लेना बंद कर देता है और इसकी मुख खांच, जो ओरल ग्रो तथा मुखगोई स्ट्रक्चर भी रिड्यूस होने लगती है, और इसी कंडीशन के समय इसके माइक्रोन्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन की जटिल प्रोसेस द्वारा विभाजन प्रारंभ हो जाता है। इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्र का विभाजन होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है, और न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त नहीं होती। पहले इसके साइज में कुछ ग्रोथ होती है, फिर इसके क्रोमोसोम, जिनकी संख्या स्पीशीज के अनुसार 36 से 150 तक होती है। प्रत्येक क्रोमोसोम लंबाई में मध्य से डिवाइड कर दो अर्ध गुणसूत्र, दो क्रोमेटिड्स बनाता है। यह प्रोफेज अवस्था में है। जब युग्मित अर्ध गुणसूत्र केंद्र की तर्कों में विषुवत रेखीय तल पर अरेंजमेंट हो जाते हैं, तो यह मेटाफेज अवस्था होती है, क्योंकि मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम मध्य प्लेट पर आ जाते हैं। इसके पश्चात क्रोमेटिड का पृथकीकरण अलग अलग होता है और माइक्रोन्यूक्लियस की लंबाई में ग्रोथ होती है।
यह एनाफेज अवस्था है। अंत में टेलोफेज अवस्था में माइक्रोन्यूक्लियस अत्यधिक लंबे हो जाते हैं और इनके दोनों सिरों दो माइक्रोन्यूक्लियस में संगठित हो जाते हैं। तो दोनों डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। साथ ही साथ मैक्रोन्यूक्लियस भी लंबाई में बढ़कर और मध्य से कॉन्ट्रैक्शन होकर माइटोसिस डिवीजन द्वारा विभाजित हो जाता है और अब दो मुख्यांश बनने लगते हैं जो डायग्राम में दिखाए गए हैं। इस फर्स्ट वाले में देखिए मैक्रोन्यूक्लियस, उसके ग्रो में माइक्रोन्यूक्लियस दिखाया गया है। बी वाले में देखिए ओरल ग्रो डिसअपियरिंग का खांच जो डिजेल होने प्रारंभ हो जाती है, अदृश्य होने लगती है। माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप माइक्रोन्यूक्लियस में डिवाइड होना प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग माइटोसिस। इसी प्रकार से तीसरे स्टेज में जब माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस इलोंगेटेड हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, तब बीच में कॉन्ट्रैक्शन के फलस्वरूप अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से और ग्रो में भी विभाजन होता है जो कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ होता है। इसके बाद में डी वाली कंडीशन में देखिए अल्पस द्विखंडन के फलस्वरूप कॉन्ट्रैक्टाइल में भी विभाजन होता है, जिससे एक एनिमल के अंदर एक नई और एक पुरानी होती है और इस प्रकार से इसमें दो पैरामीशियम का निर्माण होता है। तथा एक अगले भाग में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलता दूसरे पिछले भाग में होती है। दोनों संकुचनशील धानियों में से एक अग्र भाग में तथा दूसरी पश्च अर्ध भाग में ऐसे कैसे बनी रहती है। इस प्रकार विभाजित हो रहे पेरेंट एनिमल्स के प्रत्येक अर्धभाग में एक एक मुख्य संरचनाएं प्रकट होती है। इसी मध्य शरीर के मध्य के निकट एक संकीर्ण खांच बनना प्रारंभ हो जाता है और यह ग्रो धीरे धीरे गहरी होती जाती है और अंत में कोशिका द्रव पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दो डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं, जिनमें से जो पेरेंट एनिमल्स के अग्रभाग से बनता है उसे प्रोटर तथा जो पिछले भाग से बनता है उसे उपस्थित कहते हैं। यह दोनों ग्रोथ करके पूर्ण आकार प्राप्त कर लेते हैं और फिर द्विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। पैरामीशियम कोडेटम में बाइनरी फिशन द्वारा एक दिन में 2 या 3 बार डिवाइड होते हैं तथा एक बार की प्रोसेस में 3 मिनट्स का समय लगता है, जिससे डॉटर पैरामीशियम को पृथक होने में लगभग 1 आवर या इससे अधिक समय लग जाता है। वे सब एनिमल जो एक ही पेरेंट्स पैरामीशियम के ऐसे अलैंगिक जनन
एसेक्सुअल डिवीजन से उत्पन्न होते हैं, जो संयुक्त रूप से एक क्लोन बनाते हैं और एक क्लोन के समस्त सदस्य आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। तो इस प्रकार से बाइनरी फिशन होता है। अब आता है कंजुगेशन, जिसे संयुग्मन कहते हैं। ऐसे कंजुगेशन इसमें बड़ा होता है। पैरामीशियम एक लैंगिक परिघटना से भी गुजरता है, जिसे कंजुगेशन कहते हैं। एक सेक्सुअल प्रकार का जनन होता है, परंतु इसे कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। यह समान जाति के दो प्राणियों के माइक्रोन्यूक्लियस पदार्थ के आंशिक रूप से एक्सचेंज के लिए एक अस्थायी संलग्न होता है कंजुगेशन के अंतर्गत, जिसमें पैरामीशियम में यह एक विशिष्ट प्रोसेस जो कभी कभी बाइनरी फिशन के अंतर्गत भी पाई जाती है, और यह स्पीशीज की जैविक शक्ति को निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। ऐसे कंजुगेशन के लिए भी एक फैक्टर तथा कंडीशन होती है। इसी फैक्टर और कंडीशन देखिए, इसके अंतर्गत जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में कंजुगेशन नहीं होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तो इसमें कंजुगेशन नहीं होता, और जब प्रतिकूल अवस्था होती है उसी टाइम होता है ये भोजन की कमी अथवा एक विशेष प्रकार के भोज्य जीवाणु या डाइटम की कमी या कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के होने पर कुछ जातियों में कंजुगेशन का होना पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि प्रकाश तथा तापमान का एक निश्चित रेंज जो भिन्न भिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, जो कंजुगेशन के लिए आवश्यक होता है। पैरामीशियम कोडेटियम में कंजुगेशन ऐसे प्रातःकाल के प्रथम चरण में प्रारंभ होकर दोपहर बाद तक होता रहता है। कंजुगेशन में एनिमल्स का साइज 210 माइक्रोन, जो सामान्य प्राणियों के साइज 300 से 350 माइक्रोन की अपेक्षा छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंजुगेशन के लिए पोषण की एक निश्चित स्थिति का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि भूखे या आवश्यकता से अधिक भोजन खाने पर एनिमल सामान्य कंजुगेशन नहीं करता। जब भी ज़्यादा मात्रा में भूखा या आवश्यकता से अधिक भोजन मिल जाता है तो ये भी उस कंडीशन में भी कंजुगेशन नहीं करता। साइंटिस्ट मोहपास के अनुसार प्राणी लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने से पूर्व
अनेक बार अलैंगिक पीढ़ियों से गुजरता है, जिसे अपरिपक्वता की अवधि पीरियड ऑफ इमेच्योरिटी कहा जाता है। और उसके पश्चात तो उस समय के बाद ये कंजुगेशन करता है। जब इसकी स्थिति आ जाती है, इस कंडीशन में पहुंच जाता है, तब ये कंजुगेशन करता है। नेक्स्ट, आपस में जुड़ते हुए संयुग्मक आइसोगेमस होते हैं, तो दोनों समान प्रकार के होते हैं और इनमें आकार के रूप से मेल और फीमेल का लैंगिक भेद नहीं होता। जो आइसोगेमस एक समान होते हैं और इनमें आकार के रूप से मेल और फीमेल का लैंगिक भेद नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिस्टों ने बताया कि एग्लूटिनेशन की प्रोसीज कंजुगेशन के फेवर में ही होती है तथा यह संगम प्रकार के पदार्थों अथवा प्रोटीनों की एक पारस्परिक क्रिया होती है जो सीलिया में स्थित होती है। तो छात्रों, आज कंजुगेशन के फैक्टर तथा उसकी कंडीशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट डेज पर प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन की प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से कंजुगेशन होता है, कितने ग्राम का निर्माण होता है। तो जो आज आपको पढ़ाया गया है उसको आप नोटेट कर लीजिए। धन्यवाद छात्रों।